नमस्कार दोस्तों, O2N डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, उम्दा होंगे। कैसे हैं सभी लोग? अच्छे हैं। और हम ये आशा करते हैं कि आप सभी अच्छी से अपनी तैयारी करें, मेहनत करें, जिससे कि आप सफलताओं को प्राप्त करें। तो आइए हम जानते हैं कि हमारा चैप्टर क्या है। हमारा चैप्टर है पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन, जिसमें कि अपने पिछले टॉपिक में हमने जाना था परागकण एवं परागकण की संरचना के बारे में, और आज हम जानेंगे इसके बारे में, स्त्री केसर के बारे में। तो स्त्री केसर क्या है, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम स्त्री केसर हेडिंग डालेंगे। तो स्त्री केसर से हमें यह पता चल रहा है कि स्त्री केसर क्या है। स्त्री केसर ये पुष्प का मादा भाग है। जब मादा भाग है तो स्त्री केसर में हमने कई सारी चीजें पढ़ी थी। कौन कौन सी हमने पढ़ी थी कि इसके 3 भाग होते हैं ये। तो इन चीजों के बारे में अभी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि स्त्री केसर, या इसे बोले तो जायंग भी बोल सकते हैं। इसमें लिखेंगे कि स्त्री केसर क्या है। तो स्त्री केसर क्या है? स्त्री केसर पुष्प का मादा जननांग भाग है। क्या है? मादा जननांग भाग है। तो हम लिखेंगे कि यह पुष्प का मादा जननांग भाग क्या होता है? मादा जननांग भाग होता है, या जननांग भाग का प्रतिनिधित्व करता है। ये क्या होता है? जायांकी इकाई। जायांकी इकाई क्या होती है? हमारे स्त्री केसर। जैसे हमने बात करी थी पुष्प के मादा भाग की बात करी थी, तो इसे हम क्या कहते हैं? इकाई के नाम से भी जानते हैं कि क्या होती है? मादा जननांग की इकाई होती है। तो अगर हम जाने इसमें अंडों के हिसाब से, तो इतना ही लिखना काम कि स्त्री केसर यह पुष्प का मादा जननांग भाग होता है, इतना काफी है। ठीक है, और इसके भाग के बारे में हम आगे जानते हैं। तो एक जायांग में अंडकों की संख्या 1 से अधिक हो सकती है। कितनी हो सकती है? 1 से अधिक हो सकती है। तो हम यहीं पर लिखेंगे कि स्त्री केसर में या जायांग में, तो यहीं पर लिखें एक स्त्री केसर या जायांग, क्या बोलते हैं इसे? जायांग भी बोलते हैं। तो स्त्री केसर या जायांग में अंडकों की संख्या 1 या 1 से अधिक हो सकती है। तो स्त्री केसर में क्या होता है? जो अंडक होते हैं, कुछ जरूर नहीं है कि एक ही अंडा हो, एक ही अंडक हो, 1 से अधिक भी अंडक हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये किस रूप में मिलते हैं? एक अंडपी, बहुअंडपी। जैसे कि हम यहां पर लिख सकते हैं अंडकों की संख्या 1 या 1 से अधिक हो सकती है। उदाहरण में यहां लिख सकते हैं क्या? एक अंडपी या बहुअंडपी। क्या? एक अंडपी, बहुअंडपी। तो एक अंडपी क्या होता है? तो हम यहीं पर डालकर लिख लेते हैं एक अंडपी। एक अंडपी क्या होता है? यानी कि स्त्री केसर में एक अंडक का पाया जाना क्या कहलाता है? एक अंडपी कहलाता है। क्या लिख सकते हैं हम इसमें? जब स्त्री केसर में एक अंडक पाया जाता है या होता है, क्या लिख सकते हैं? या होता है। एक अंडक पाया जाता है तब उसे एक
अंडपी कहते हैं। एक अंडपी में कौन कौन आ जाते हैं? एक अंडपी में आ जाते हैं जैसे आपका गेहूं है, धान है, ये सब क्या होते हैं? एक अंडपी तो होते हैं। तो क्या आ जाता है? गेहूं है, धान है, मक्का है, ये सब किस में आ जाते हैं? तो गेहूं, धान, मक्का ये सब किस में आ जाते हैं? एक अंडपी में आ जाते हैं। तो गेहूं धान हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्या हमारा? एक अंडपी। अब हम बात करते हैं किसकी? बहुअंडपी। तो बहुअंडपी क्या होता है? बहुअंडपी जब एक जायांग, ये यहां पर लिखें खाली हम, जब जायांग या स्त्री केसर में एक से अधिक अंडक मिलते हैं तब उसे बहुअंडपी क्या कहते हैं? बहुअंडपी कहते हैं। तो ये क्या हो गया? बहुअंडपी। बहुअंडपी में जैसे उदाहरण आ जाते हैं जैसे अफीम है, गुड़हल है, ये सब क्या होते हैं? उदाहरण में क्या लिख लेंगे हम? अफीम और गुड़हल, ये क्या है हमारे? ये क्या है? बहुअंडपी के उदाहरण है। तो हमने क्या जाना? हमने जाना अंडक के आधार पर हमने ये जाना कि हाँ ये क्या होते हैं? एक अंडपी होते हैं या बहुअंडपी होते हैं। और भी लिख सकते हैं जैसे युक्त अंडपी होता है। तो युक्त अंडपी क्या होता है? जब बहुअंडपी मिलकर क्या बनाते हैं? एक समुच्चय बना लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? या एक जगह जुड़ जाते हैं। जब बहुअंडक एक साथ जुड़ जाते हैं तब वह क्या कहलाता है? युक्त अंडपी कहलाता है। एक आता है विमुक्त अंडपी। तो वियुक्त अंडपी क्या होता है? वियुक्त अंडपी क्या होता है कि जब अंडक अलग अलग हो जाते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? वी यानी कि अलग अलग हो जाना, अंडपी यानी कि अंडक। तो अंडकों का अलग अलग होना क्या कहलाता है? वियुक्त अंडपी कहलाता है। तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी अगर पूछ लिया जाता है तो आप इन्हें लिख सकते हैं। मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं। युक्त अंडपी, युक्त अंडपी क्या होता है? युक्त अंडपी बहुअंडपियों का एक साथ जुड़ना युक्त अंडपी कहलाता है। दूसरा आता है वियुक्त अंडपी। वि का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, अंडपी का मतलब अंडों का, यानी कि जब अंडक अलग अलग हो जाते हैं तब स्त्री केसर में क्या हो जाते हैं? जब अंडक अलग अलग हो जाते हैं तब उन्हें वियुक्त अंडपी कहा जाता है। तो वियुक्त अंडपी में हम ऐसे लिख सकते हैं, वियुक्त अंडपी में आ जाता है जैसे एक चंपा आ जाता है ना? तो चंपा क्या होता है? ये सब अलग अलग हो जाता है। तो ये रहे हमारे क्या? इनके उदाहरण। नेक्स्ट हम जानते हैं इसके बारे में कि स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं। क्योंकि हमें क्या जानना है, जब अब ये स्त्री केसर है तो कितने नंबर में? कम से कम ज्यादा नहीं तो 4 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। तो हमें इसके पार्टों के बारे में देखना है, जानना है। तो ये क्या हो गया हमारा? अंडकों के आधार पर हो गया। और अब हम बात करते हैं क्या? स्त्री केसर के भाग। तो स्त्री केसर स्त्री केसर मुख्य कितने भाग? 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो हम इसे बांट सकते हैं, किसमें बांट सकते हैं? जैसे यहां लिख सकते हैं स्त्री केसर, और स्त्री केसर को हम कितने भागों में बांट सकते हैं?
तीन भागों में बांट सकते हैं। तीन भाग कौन कौन से? वर्तिकाग्र, नंबर दो में क्या हो जाएगा? वर्तिका, और नंबर 3 में हो जाएगा आपका अंडाशय। जबकि ये सारी चीजें हमने किसमें जानी थी? जब हमने पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ा था, तब हम उसमें ये सारी चीजें हमने जानी कि स्त्री केसर क्या है, पुंमंग क्या है, पुंकेसर क्या है, वर्तिका क्या है, वर्तिका क्या है, अंडाशय क्या है। लेकिन जब आपको यहाँ 5 नंबर 4 नंबर में जब ये क्वेश्चन देगा, स्त्री केसर लिख कर देगा कि स्त्री केसर का वर्णन कीजिए, स्त्री केसर के बारे में समझाइए, और 4 या 5 नंबर में आपको देगा, तो ये आपको सब कुछ लिखना जरूरी है, क्योंकि वो आपको 2 या 3 4 लाइन में आपको 5 नंबर या 4 नंबर देने वाला नहीं है। तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर ये बनाकर क्या करना है, इसे लिखना है, और फिर इसका क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देना है। इसे थोड़ी सी इसमें क्या करनी है, थ्योरी लिखनी है। जैसे थ्योरी में हम क्या लिखेंगे, स्त्री केसर के बारे में हमने लिख लिया है, तो हम क्या लिखेंगे, स्त्री केसर के मुख्य 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो इसे हमने चित्र के माध्यम से और आगे जान लेना है। जैसे स्त्री केसर के बारे में, तो हम ये क्या है, स्त्री केसर, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अंडाशय। तो ये जो भाग होता है हमारा, तो हम यहां पर ऐसे ये बनाकर लिख सकते हैं, ऐसे। तो ये जो भाग होता है, इस भाग को हम क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। और ये जो हमें नली जैसी ये जो बीच की जो संरचना दिखाई देती है, यहां से लेकर यहां तक की ये जो संरचना दिखाई देती है, इसे हम क्या कहते हैं, वर्तिका। क्या कहते हैं, वर्तिका। और जो हमें ये दिखाई दे रहा है, उभरा हुआ जो भाग दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। तो तीनों भाग आ गए जो हमने जाने थे। ये हमारे क्या है, इन भागों के बारे में हमें नहीं जानना है कि ये क्या है, ये बाह्य दल पुंज है, ये क्या है आपका डंठल है, नीचे ये आपका क्या है, पुष्पासन है। इनके बारे में हमें नहीं जानना है। क्यों? क्योंकि हमें स्त्री केसर के बारे में ही जानना है। तो स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिका के बारे में हम क्या लिखेंगे, तो वर्तिका क्या है, यह स्त्री केसर का सबसे ऊपर का भाग होता है। क्या होता है, ऊपर का भाग होता है, और ये परागकणों को रखने का काम करता है। जो परागण आते हैं परागण की क्रिया के लिए, निषेचन की क्रिया के लिए, तो उसे क्या काम करता है, अपनी तरफ अपने पास रख लेता है। तो वर्तिकाग्र में हम क्या काम लिख सकते हैं कि वर्तिकाग्र स्त्री केसर का सबसे ऊपर का भाग होता है। यह सबसे सिरे का, सबसे ऊपर सिरे का भाग होता है, जो परागकणों को अपने अंदर रख लेता है। ये क्या हो गया, वर्तिकाग्र का काम हो गया, और वर्तिका के बारे में हो गया। नीचे हम बात करते हैं किसकी, वर्तिका की। तो वर्तिका क्या होती है, तो वर्तिका अंडाशय और वर्तिकाग्र, या बोले तो वर्तिकाग्र को अंडाशय जोड़ने का काम करती है। वर्तिका जायांग या स्त्री केसर के सबसे मध्य का भाग होता है, यानी बीच का भाग होता है, जो वर्तिकाग्र और अंडाशय के मध्य स्थित होता है। काम क्या होता है इसका, वर्तिका का कार्य होता है वर्तिकाग्र को अंडाशय तक, अंडाशय से जोड़ना। क्यों? क्योंकि जो परागण यहां आएंगे, ये हमने ये जो बनाए हैं, ये क्या है, परागकण है। क्या है ये, परागकण। ये तो ये परागकण कैसे पहुंचेंगे, वर्तिका के रास्ते पहुंचेंगे, क्योंकि वर्तिका ने क्या काम करा, इसे रख लिया, और परागकणों को पहुंचाएगा कौन, वर्तिका। क्योंकि वर्तिका ही क्या जोड़ रही है, अंडाशय तो किससे जोड़ रही है, वर्तिकाग्र से जोड़ रही है। अगर ये बीच में वर्तिका नहीं होगा तो परागकण अंडाशय तक नहीं पहुंच पाएंगे, और निषेचन की क्रिया भी नहीं होगी। तो वर्तिका का ये काम हो जाता है। अंडाशय के बारे में क्या लिखना है, अंडाशय क्या है, तो अंडाशय स्त्री केसर का सबसे, या जायंग का सबसे नीचे सिरे का भाग होता है, जो एक उभरा हुआ भाग होता है, जिसके अंदर क्या होता है, भ्रूण होता है। तो ये क्या है, ये अंदर, ये क्या है,
ये क्या है, ये हमारे अंडम है। अभी भ्रूण बना नहीं है, लिखने के लिए आप लिख सकते हैं भ्रूण। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अंडाशय के अंदर भ्रूण हो जाएगा। भ्रूण पोष ये सब चीजें बाद में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कितनी बात करनी है, हमें बात करनी है मात्र स्त्री केसर की। तो स्त्री केसर में ये हमारे भाग आ गए तीन भागों के बारे में हमने जान लिया। ये क्या कहलाता है, पूरा का पूरा स्त्री केसर। तो आज हमने जाना है स्त्री केसर के बारे में, है ना। ये और ये क्या कहलाता है, हमारा अंदर का भाग। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या कहलाता है, बीजांड। भ्रूण अगर आप यहां लिख सकते हैं भ्रूण, तो लिख सकते हैं, क्योंकि भ्रूण कब की अवस्था होती है, भ्रूण होती है जब निषेचन हो जाता है। आप यहां इस समय अगर लिखना चाहें तो बीजांड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बीजांड। तो यहां से इसे हटाकर आप बीजांड भी लिख सकते हैं, बाकी आप भ्रूण भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई। बाहर को ये सब क्या हो जाएगा, ये हमारा अध्यावरण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा अध्यावरण हो जाएगा। बाकी इतनी चीजें हमें नहीं जाननी है, क्योंकि हमने कुछ चीजें हमने सब अध्यावरण, जब हम आगे चलेंगे बीजांड के बारे में चलेंगे तब हम इसके बारे में जानेंगे। तो आशा करते हैं कि आपकी सबकी समझ में जो हमने बताया है आप अच्छी तरीके से समझे होंगे, अच्छी तरीके से आपकी समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया है तो आप हमें अपना कोई सुझाव दे सकते हैं, बता सकते हैं। तो आप अपने जो भी आपकी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें अपने बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं, तो आप हमें अपनी सलाह दे सकते हैं। आप सभी को आज यही इस टॉपिक पर हम क्या करते हैं, इसे खत्म करते हैं। बाकी हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। आज के लिए नमस्कार और सभी को धन्यवाद।